आत्मनिर्भर भारत ये शब्द किस किसने सुना है? सुना है आत्मनिर्भर भारत? कहीं तो सुना होगा। कहाँ सुना है? अभी सुना है, पहले सुना है? पहले भी सुना है। कहाँ कहाँ पे सुना है? अरे यार 40 मिनट फटाफट करो, ठीक है ना? तो समय थोड़ा कम है इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। तो किस किसने आत्मनिर्भर भारत सुना है? ज्यादा समय मैं इसी पे लगाने वाला हूँ, ठीक है? आपने सुना है? कहाँ? यार आवाज नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं आत्मनिर्भर भारत। और कहाँ सुना है? उससे पहले कभी सुना था आत्मनिर्भर भारत है? सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुना है, उसके अलावा हमने पहले कभी सुना नहीं था। ये बात सत्य है? मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? चलिए, मतलब क्या है आत्मनिर्भर भारत का? कौन बता सकता है कि मतलब क्या है इस बात का? है? कौन बताएगा? देखिए मैं बता, लर्निंग का पहला वो है बीइंग क्यूरियस, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है? तो पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे, और जो इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं मिलना वो आपको डिस्कशन से मिल सकती है। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? हिंदी तो सबने पढ़ी है, ठीक है? हिंदी सबने पढ़ी है। निर्भर का मतलब क्या है? डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट। जो व्यक्ति कोई बात हाँ, कैरियर ना, ठीक है? कहाँ थे हम? आत्मनिर्भरता समझना का प्रयास कर रहे थे। तो निर्भर मतलब डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, ठीक है? और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? स्वतंत्र। मतलब क्या? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब तो निर्भर था ना, तो स्वतंत्र कैसे हो गया है? किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे, ऐसा कैसे होता? किसी पे तो डिपेंड होंगे। अपने आप पे डिपेंडेंट है, घर वालों पे, ठीक है ना? तो घर वालों पे है तो हम कह सकते हैं भी घर वाले हमें ऐसे निकाल नहीं देंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। कभी घर के लेवल पे तो आत्मनिर्भर हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट का मतलब भी आत्मनिर्भर ही है, क्योंकि जो किसी पे निर्भर नहीं है वो अपने आप पे निर्भर है, तभी दूसरे पे निर्भर नहीं है, ठीक है? तो पहला प्रश्न ये, तो हमने ये तो समझ लिया कि ठीक है, आत्मनिर्भर मतलब जो दूसरों पे निर्भर नहीं है। क्या हम लोग आत्मनिर्भर हैं एज अ कंट्री? एज अ इंडिविजुअल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना तो बड़ा मुश्किल है। बट एक देश के स्तर पे अगर हम देखें तो क्या हम लोग आत्मनिर्भर हैं? अब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम बन गए हैं आत्मनिर्भर, या हमें बनना है आत्मनिर्भर? बनना है, बनना है, बने तो नहीं है? अच्छा, ठीक है, नहीं बने हैं और बनना चाहते हैं। क्यों नहीं है हम आत्मनिर्भर? मतलब क्या है, किन चीजों पे हम निर्भर हैं? मतलब हम निर्भर हैं दूसरों पे? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ अपनी आवश्यकताएं खुद पूरी नहीं कर रहे हैं। देखिए, आवश्यकताएं पूरी करने के दो ही तरीके होते हैं, या हम खुद कर लें या दूसरे से पूरी कर लें। अब यदि हम नहीं है आत्मनिर्भर तो मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे कौन से एरियाज हैं, कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हम दूसरे पे निर्भर हैं? कौन बताएगा? हाँ, टेक्नोलॉजी में। और क्या कोई ऐसा एरिया पता है? सबको पता है आत्मनिर्भर तो सुना है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बनना है, बट कौन से वो एरिया हैं जो हमारे फोकस सेक्टर है जिसमें हम नहीं है आत्मनिर्भर और हमें बनना है आत्मनिर्भर? और हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए इन सेंस एज अ कंट्री में बात नहीं कर रहा हूं अभी, जो युवा वर्ग है, ठीक है? प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड भी एक शब्द सुना होगा। किसने सुना है डेमोग्राफिक डिविडेंड? कहीं सुना है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा युवा देश है, ये तो सुना होगा। भारत की आबादी कितनी है? दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना नहीं है, भारत है, ठीक है? और भारत की युवा आबादी कितनी है?
25 साल से कम उम्र के लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैं। तो इसके अनुसार दुनिया में ऐसे देश हैं जिनके पास काम करने के लिए लोग नहीं है, ठीक है, जापान, जर्मनी, जहां पे लोग शॉर्ट पड़ रहे हैं काम करने के लिए। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और आने वाले सालों में और ज्यादा हो गया। अगले जो 25 साल हैं, अमृतकाल सुना है किसी ने? अमृतकाल भी सुना होगा, जिसने आत्मनिर्भर सुना होगा तो उसी भाषण में वो भी सुन लिया होगा। नहीं सुना है तो द नेक्स्ट 25 ईयर्स, 2047 विकसित भारत बनाने के लिए जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो इसमें भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब हमारे पास यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आत्मनिर्भर हम कहां पे नहीं है और क्यों हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आत्मनिर्भर कोई भी अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक चाहिए संसाधन और दूसरा है मानव संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए प्राकृतिक संसाधन जो अपने हाथ में पूरी तरीके से नहीं होते, तेल है, अब अपने हाथ में तो है नहीं तेल, लेकिन मानव संसाधन उसकी प्रोसेसिंग, जैसे आपको अगर पता होगा कि क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग, भारत में रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन भारत में क्रूड ऑयल नहीं है, तो क्रूड ऑयल भारत में आता है, हम उसको आगे बेचते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अपना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं रिफाइनिंग का, हम उसको आगे बेचते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अगर किसी को पता होगा तो चाइना जो है 80% प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोसेसिंग की कैपेसिटी, लेकिन रेयर अर्थ की जो रॉ मटेरियल है वो दुनिया भर में होता है, वो सारा रॉ मटेरियल जाता है चाइना, जहां वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है लेकिन मानव संसाधन है। मानव संसाधन नॉलेज, मशीनरी, और मशीनरी भी नॉलेज से बनी है, ठीक है। तो भारत जैसा देश जिसके पास मानव संसाधन बहुत ज्यादा है, मानव तो बहुत ज्यादा है, संसाधन तो बनेंगे ज्ञान अर्जित करने के बाद, लेकिन मानव बहुत ज्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे देश को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, उस पर कोई कारण नहीं है डिपेंड करने का। अब कौन से ऐसे एरियाज हैं हम आगे देखते हैं, कुछ आप पढ़ेंगे भी, जो मैं कह दूंगा उतना ही सत्य है ऐसा भी नहीं है, उसकी बियॉन्ड भी हो सकता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जानने का प्रयास करें। चैट जीपीटी आपके पास है, गूगल आपके पास है, बहुत चीजें हैं। जब आप जाएंगे सेमिनार के बाद तो जानने का प्रयास करें कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जो फोकस सेक्टर होने वाले हैं अगले 20 साल के अंदर, ठीक है। आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, वो इसलिए कि सब लोग कैरियर बनाना चाहते हैं इस समय, ऐसा तो कोई नहीं है जो कैरियर नहीं बनाना चाहता है, पढ़ने आए हैं कुछ तो सोच के आए होंगे, ठीक है। अब कैरियर बनाएंगे तो कैरियर बनेगा कहां, किस क्षेत्र में बन सकता है। पहली चीज तो ये जानना आवश्यक है कि हम कुछ भी सीख सकते हैं। आपका समय ऐसा है कि सीखने के तरीके बहुत हैं, तरीके भी बहुत हैं, साधन बहुत हैं, माध्यम भी बहुत हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि हम सीखें क्या, करें क्या, वो मैं बताने वाला नहीं हूं, लेकिन वो आप खुद ढूंढ सकते हैं। आपको ये ढूंढना है कि मुझे सीखना क्या चाहिए। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि किन चीजों में फोकस है, पहली बात जो चीज हम आज यहां नहीं कर रहे हैं, जब कल हम यहां करेंगे तो कोई तो करेगा, आज तो नहीं हो रहा है, अब कल जब होगा तो कोई कर रहा होगा यहां पे, वो आप भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे ही तब जब जो काम अभी बाहर हो रहा है वो यहां हो, तो यहां हो मतलब यहीं के लोग करें। जब तक वो यहां के लोग नहीं करेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर बनेंगे नहीं। अब यदि सरकार का जो भी सरकार जिस भी समय पे आती है उसका ये फोकस रहता है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो उनका उद्देश्य यही रहेगा कि किस प्रकार से ये काम, हमारा जो खुद का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा युवा वर्ग है, वही ये काम यहां पे करे। मतलब इसका ये कि जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी वो कहां होंगी, जो ऑलरेडी काम होता है यहाँ पे, उसमें जो अपॉर्चुनिटी होंगी वो होगी ग्रोथ की। मतलब आज कोई चीज हो रही है, हम एक्स अमाउंट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो एक्स का हम 2x चले जाएं तो शायद 2x लोग उसमें और जरूरत पड़े, अगर वो मैकेनाइज्ड नहीं है, ऑटोमेटेड नहीं है। लेकिन जो काम यहां अभी हो ही नहीं रहा है, जब वो काम यहां आएगा या करने का हम प्रयास करेंगे, तो उसके लिए जो मैन पावर, जो ह्यूमन रिसोर्स, जो नॉलेज हमें चाहिए, वो अभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या कर रही है तो जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं कर रही है, उसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट होंगी। तो यदि किसी के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी कैसे पता चले, ऐसा कौन है जिसको लगता है कि यार हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब हम पता कैसे करें, कहीं गाइडेंस मिल जाए, कोई बता दे आके, ऐसे किसी के साथ समस्या होती है? मन में तो होती होगी, बाहर बोलना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मन में ऐसा प्रश्न आना स्वाभाविक है कि यार पता कैसे चले हमें।
तो पता करने का मॉडल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले आप देखें, ठीक है, अलग अलग जो आपके पास सोर्स हैं उससे जानने का प्रयास करें कि यार किस चीज में ग्रोथ के चांसेस हैं, कहाँ ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। और यदि ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ होने वाली है, और क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कोई चीज पढ़ने लगे, हम उसी में अपना भविष्य ढूंढने लगते हैं। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, यदि वो सेक्टर फोकस में नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई तो सुना होगा, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है, तो आपका ज्ञान, आपका स्किल डिमांड में नहीं है तो फिर भी उसकी वैल्यू नहीं। तो क्या हम इन डिमांड स्किल को सीख सकते हैं? और दुनिया बहुत तेज गति से बदल रही है। अभी आप पिछले 4-5 साल में आपने देखा होगा कि हर चीज बहुत जल्दी बदल रही है। हो सकता है आज आपको कुछ आता है, कोई स्किल है, वो कल जो है उतना रेलिवेंट मार्केट में ना रहे। तो कंटिन्यूस लर्निंग, नया इन डिमांड स्किल को सीख पाना, नया इन डिमांड जो चीजें हैं उनको सीख पाना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन उसको हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे पास फ्यूचर जो एक फोरसाइट होनी चाहिए कि कैसे हम ये पता करें क्या चीज आगे जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी वो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगा, मैं 4-5 चीजें बोलूंगा, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ हो सकता है। ढूंढने का तरीका आपके पास है, आपको फोकस सेक्टर देखने हैं, हमारा कंजम्पशन किस चीज का ज्यादा है या होगा, या आज है या कल होगा, और उसमें से कितना हम खुद कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो अगर हम करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज उस सेक्टर में क्रिएट होंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने पहले, कितना हो गया टाइम, मैंने अभी तक तो ले लिया, 12 मिनट हो गया ना, हाँ ठीक है। तो अभी तक हमने समझा आत्मनिर्भरता के बारे में। आत्मनिर्भरता मतलब हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अभी मैं इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में नहीं जा रहा हूं, मतलब देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, वो भी आप खुद समझ सकते हैं एक बार आपको इंटरेस्ट आए। देश के लिए तो इंटरेस्ट, मैं तो अभी ये बात कर रहा हूं कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये सेल्फ डिपेंडेंट होना। अगर आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डिपेंडेंट हैं, जैसे कि आपका डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, तो कभी भी अगर आपकी डिमांड में स्पाइक आता है तो उस टाइम पे आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर व्यक्ति ने वो नहीं दिया आपको, मान लो आपने बहुत सारी बंदूकें खरीद ली और गोलियां आप नहीं बना रहे हैं, और लड़ाई में गोलियां नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आपको सबोटाज भी किया जा सकता है, ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, कई चीजें हैं। आपका जो क्रिटिकल सेक्टर है वो तो आपके पास खुद के पास होना ही चाहिए। और यह जो बात है, अगर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक्स फॉलो करता है तो डीग्लोबलाइजेशन, जिस प्रकार के दुनिया में युद्ध आपस में चल रहे हैं, तो हर देश ये चाह रहा है कि किस प्रकार से वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर जो मेन चीजें हैं वो अपनी होनी चाहिए खुद की, ऐसा सब लोगों का फोकस है, भले उसमें खर्चा ज्यादा हो जाए। भारत का भी कोई डिफेंस में आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे अगर, कि काफी फोकस इस टाइम पे है। अब जब आप ढूंढेंगे, देखेंगे, कई चीजें समझ में आएंगी, कई चीजों में दिखेगा कि एरिया में इसमें फोकस है, ठीक है, ये ग्रो करेगा। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाएगा, ये समझना कि यार ठीक है, फोकस है, स्कोप है, सब कुछ है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, भाई मैं तो ये कोर्स कर रहा हूं। लेकिन वो समझने के भी तरीके जो हैं आज आपके पास अवेलेबल हैं। पहली चीज क्या है कि दिमाग में लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। दिमाग में अगर लिमिटेशन है कि मैं कर ही नहीं सकता हूं तो नहीं हो पाएगा। दिमाग में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्लियर आपको लगना, ठीक है, रास्ते ढूंढने की एक क्यूरियोसिटी मन में होनी चाहिए, तो रास्ते आप ढूंढ सकते हैं, आपके पास सारी जानकारी आज फोन में ही अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं अगले पॉइंट। तो मैंने कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हैं, इनके बियॉन्ड भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेन 4-5 पॉइंट जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई लोग जानते होंगे क्लाउड, जैसे कि AWS अगर किसी ने सुना है, अज्योर किसी ने सुना है, तो ये सब जो है यूएस की कंपनियां हैं। आज भी आप जो ज्यादातर एप्स यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही चल रही है, ठीक है। तो ये सब जो है बाहर की कंपनीज हैं, और कभी ना कभी भारत ये चाहेगा कि ये प्लेटफॉर्म भारत में ही बने, भारत में ही डेटा होस्ट। अभी भी भारत कहता है कि अपने डेटा सेंटर यहाँ डालो, लेकिन चाहेंगे कि भारतीय कंपनियां ही ये काम करें। तो इसका इंडिजिनाइजेशन होने में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप चाइना अगर देखते होंगे, कई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं चाइनीज होते हैं, यूज हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट चाइनीज है, बने चाइना में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे हैं, रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे हैं, नो हाउ में हमसे आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो लगभग ज्यादातर चीजें चाइना से ही आती हैं। और अभी भी जितनी मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे होंगे उसमें भी उसके जो कंपोनेंट्स है वो चाइना से आ रहे होंगे।
किसी भी देश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुद का होना। अभी आप देखते होंगे सेमीकंडक्टर पे काफी जोर है गवर्नमेंट का कि सेमीकंडक्टर हम खुद अपना यहाँ पे चिप्स खुद बनाएं, क्योंकि चिप शॉर्टेज हो जाती है। आजकल जितने भी मॉडर्न वॉर इक्विपमेंट है सब में सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और यदि आप उसके लिए डिपेंडेंट हैं, आपके पास कुछ इक्विपमेंट है, वॉर में तो कुछ ही दिन में इक्विपमेंट खत्म हो जाता है, तो नया इक्विपमेंट आप कैसे लाएंगे? एक तो जिस टाइम पे आपकी डिमांड की स्पाइक आएगी उस टाइम पे अगर आप इंडिजिनसली ये काम नहीं कर पाते हैं, खुद नहीं कर पाते हैं, तो मतलब उससे आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में सब आ गया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो एक एस्पेक्ट है, जो भी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सेक्टर जितने हैं, रोबोटिक्स है, तो ये जो सेक्टर है, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें काफी जो स्कोप भारत में है, भारत में करने की आवश्यकता भी है, और भारत अभी इसमें पीछे भी है। पहली चीज क्या है, क्या हमारे पास डिमांड है? हमारे पास अपना ही बहुत बड़ा मार्केट है। तो कई देश होते हैं, छोटे देश होते हैं, मार्केट इतना बड़ा नहीं होता उनके पास, लेकिन हमारे पास जैसे नोकिया, किसी को पता होगा कंपनी का नाम, होगा किसी ने नोकिया सुना होगा। नोकिया जो कंपनी है बहुत ही छोटे स्कैंडिनेवियन एक देश की है, मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ इतनी आबादी इन देशों की होती है। उनकी खुद की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम जो इतने बड़े देश हैं वो उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में उन्होंने एरिक्सन हो गई, नोकिया हो गई, ऐसी कई कंपनियां, बहुत छोटे छोटे देश जो है वहां इन कंपनियों ने जन्म लिया है। अब कोई भी देश जिसके पास इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इतने यंग लोग हैं, वो तो चाहेगा कि हम खुद ही करें। खुद ही करें मतलब हम स्किल डेवलप करें, कैपेबिलिटी डेवलप करें, और ये काम हम खुद करना शुरू करें। तो जब इसमें फोकस आएगा तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आपका काम ये है इसको ढूंढना कि इन अपॉर्चुनिटीज में क्या अपॉर्चुनिटीज कुछ ऐसी होंगी जो हम भी ले सकते हैं। ठीक है, एक सेक्टर है फाइनेंस, बैंकिंग और फिनटेक। अब इसमें हम आत्मनिर्भर हैं नहीं, ऐसा नहीं। लार्जली फाइनेंस, बैंकिंग और फिनटेक जो है हमारे भारत के अंदर इस टाइम काफी मैच्योर है कंपेयर टू द ग्लोबल जितने भी बैंक्स हैं। लेकिन ये बाकी जितने भी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, ये काम करने के लिए भी एक सपोर्टिंग सेक्टर जैसे फाइनेंस, बैंकिंग और फिनटेक चाहिए होते हैं। ठीक है, ये कंपनियां हैं, सबको बैंकिंग की आवश्यकता है, सबको फाइनेंस की आवश्यकता है, तो बिना इन सेक्टर्स के भी ये कंपनियां ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इसमें तो नॉर्मली जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इतने तक ही लिमिटेड नहीं है, मैं कुछ ही कवर कर रहा हूं, उसके बाहर भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको क्या देखना है कि हम डिपेंडेंट कहां पे हैं, कितने लोग हैं कॉन्फिडेंट है चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि हम डिपेंडेंट कहां पे कर सकते हैं। सब लोग थोड़ा कन्वर्सेशन करके किसी भी एआई टूल से ये तो समझ सकते हैं कि कहाँ हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट तो स्टार्ट में लगता है। गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे है, गवर्नमेंट किसको प्रमोट कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रही है। तो इससे, इस मेथड से क्या है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि कहाँ पे स्कोप है। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ये हूं, अपना पर्सोना बता सकते हैं उसको, मैं अभी ये कर रहा हूं। हो सकता है उत्तर पूरी तरीके से सही ना हो, लेकिन हो सकता है कुछ रास्ता मिल जाए वहां पे। तो एक ट्रैक तो है टेक बिल्डर का, कि मतलब आप टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है। जैसे आपने कोई टेक्निकल चीज सीखी हुई है, जैसे क्लाउड से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, या मैन्युफैक्चरिंग में आपने कोई टेक्निकल चीज सीखी है, मतलब कंप्यूटर डिजाइनिंग करते हैं, कुछ भी इस प्रकार का काम है। एक तो आपका ट्रैक ये है कि आपको टेक्निकली चीज सीख लें। पर्टिकुलर सेक्टर आपने सोचा, ये सेक्टर में मुझे जाना है, इसमें इस प्रकार के टेक्निकल स्किल की आवश्यकता है, ये मैं सीख लेता हूँ। कोई मैं इससे रिलेटेड कोर्स कर लेता हूँ, कोई मैं इंटर्नशिप कर लेता हूँ, कोई अप्रेंटिसशिप कुछ भी कर लेता हूँ। ठीक है, पहले ट्रैक तो ये हो गया। दूसरा ट्रैक है वो है एक जेनरिक ट्रैक। जेनरिक ट्रैक मतलब ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। अब इंडस्ट्री के बारे में कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इतना जानते नहीं कि इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है। इंडस्ट्री में केवल टेक्निकल काम नहीं होता है, इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक्स भी चाहिए। लॉजिस्टिक्स समझते हैं सब लोग। कोई भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रही है तो क्या कर रही है, रॉ मटेरियल ला रही है, उस पर कोई प्रोसेस करके एक फिनिश गुड बना के उसको बेच रही है। बेचने के लिए भी और किसी ट्रक के माध्यम से जाएगा, ट्रेन, ट्रक, फ्लाइट किसी माध्यम से जाएगा, रॉ मटेरियल भी किसी माध्यम से आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा नेटवर्क है लॉजिस्टिक्स है, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिना लॉजिस्टिक्स के चल नहीं सकती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को चाहिए होती है सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन समझते हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बड़ा कनेक्टेड बिजनेस है। आपका जो रॉ मटेरियल है किसी का फिनिश गुड है,
ठीक है, जैसे अगर एक स्टील का मेरे को एक टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल देखे होंगे फर्नीचर में आपने, जैसे ये चेयर है, इस चेयर को बनाने के लिए कितनी कंपनियां इसके अंदर लगी होंगी। किसी ने पाइप बनाया होगा, किसी ने इसका गद्दा बनाया होगा, किसी ने कपड़ा बनाया होगा, किसी ने उसको सिला होगा, किसी ने रबर वाला पार्ट बनाया है। वो पाइप बनाने से पहले किसी ने स्टील की उसकी स्ट्रिप्स बनाई होंगी, तो स्ट्रिप्स बनाने से पहले किसी कंपनी ने उसको स्टील के बड़े बड़े रोल होते हैं वो बनाते हैं जो रोलिंग करते हैं, किसी ने स्टील ही बनाया होगा, किसी ने आयरन और एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो इतनी लंबी चेन जो है, जब ये चलती है तब जाके कोई चीज बनती है। जितने पार्ट ज्यादा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने सर्किट देखा कभी? किसी ने कोई सर्किट देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का? छोटा सा सर्किट होगा तो पार्ट्स कितने होते हैं उसके अंदर? बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। जितने पार्ट ज्यादा उतनी सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स, और सप्लाई चेन केवल नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी होती है। एक मेरे को पीसीबी बनाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर मेरा चाइना से आ रहा है, दूसरी उसकी चिप कहीं और से आ रही है, तीसरी कहीं और से आ रही है, अलग अलग वेंडर हैं, एक ही चिप सप्लाई करने के लिए मल्टीपल वेंडर्स हैं। तो ये पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, और ये जो है जेनरिक स्किल है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बिना ढंग से चल नहीं सकती। लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक अलग बिजनेस लाइन है। बड़ी बड़ी कंपनियां लॉजिस्टिक्स की आपने देखी होंगी, ब्लू डार्ट है, डीएचएल है, और इंडस्ट्रियल के लिए अलग है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जेनरिक ट्रैक है जहां पे आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं पकड़ते, आप उसका सपोर्टिंग सेक्टर पकड़ते हैं, क्योंकि हर कंपनी में आवश्यकता है। यहां पे इंडस्ट्री सबसे पास कहां पे होगी? सबसे पास इंडस्ट्रियां कहां हैं? बहुत सारी इंडस्ट्री। जहां सिडकुल देखा है, रुद्रपुर कोई गया कभी? कितने लोग हैं जिन्होंने रुद्रपुर देखा ही नहीं आज तक? ऐसा तो कोई नहीं है। सिडकुल बाहर से तो देखा होगा लोगों ने। किसने बाहर से देखा है? अंदर से किसने देखा है? अंदर से देखा है? नहीं, बाहर से देखा है। अच्छा ठीक है। मैगी किसने खाई है? सभी ने खाई है। कहां बनती है मैगी? है नेस्ले में। अब है तो खाने की चीज, लेकिन बनती फैक्ट्री में है, ठीक है ना? वैसे तो खाने की चीज है, बनती फैक्ट्री। नेस्ले की फैक्ट्री देखी किसी ने? देखिए, एक तो यहीं पे है, बाकी और भी भारत में अलग अलग जगह होंगी। अब अपने आप में एक्चुअली मैगी बनना, मतलब मैगी का जो मैगी बनना मतलब बाद में बनना नहीं, पहले बनना, मतलब जो पैकेट में जो आपके पास पैकेट आता है, ठीक है, उसके लिए अपने आप एक काफी बड़ी सप्लाई चेन चाहिए। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होना है, मशीन से वो प्रोसेस होगा, उसके बाद दुकानों में जाएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो बनाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपका सामान जहां बनने वाला है वहां तक आपको पूरा रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से लाना है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। उसके बीच में अलग अलग वेंडर हो सकते हैं। हो सकता है मसाला उसका कहीं और बन रहा है, मसाले का प्रोक्योरमेंट कहीं और से हो रहा है। ये तो सिंपल सा प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होगा, जैसे एरोप्लेन है, ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है प्लेन बनाने वाली? कोई जानता है? एरोप्लेन बनाने कौन सी कंपनी एरोप्लेन बनाती है ये पता है? कौन बता रहा है नाम? कंपनी का नहीं आपका? हाँ, शाश्वत विजय, नाम बड़ा जोरदार है भाई। तो एयरबस, और दो बड़ी कंपनियां हैं, एयरबस और बोइंग, ठीक है। एयरबस यूरोपियन है, बल्कि एयरबस यूरोपियन है, बोइंग अमेरिकन है, जो कमर्शियल एयरलाइनर बनाती हैं। एक प्लेन के अंदर जाने कितने पार्ट लगते हैं? कितनी बड़ी सप्लाई चेन होगी? अब भारत आज तक तो प्लेन कमर्शियल बनाता नहीं है। अभी हाल ही में एक रशियन कंपनी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने टाई अप किया है कि अब कमर्शियल 100 सीटर प्लेन भारत में बनाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब यानी कि आपको उसकी पूरी सप्लाई चेन चाहिए, सारे पार्ट एक नहीं। जैसे आपने सुना होगा इसरो रॉकेट बनाता है, सुना है? लेकिन रॉकेट बनाने में बहुत कंपनियां लगती है, जैसे लार्सन एंड टूब्रो हो गई, गोदरेज एरोस्पेस, किसी ने नाम सुना है? गोदरेज का नाम सुना है? कहाँ सुना है? अलमारी में या फ्रिज में? लेकिन गोदरेज एरोस्पेस में काम करती है, ये कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, घर जाएंगे, चैट जीपीटी को पूछेंगे गोदरेज एरोस्पेस में क्या क्या करती है, इसरो के लिए कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं, ठीक है। इसरो जो है एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रॉकेट बनाने की पूरी एक्सपर्ट, क्योंकि इसमें बहुत पार्ट लगते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होता है वॉल्यूम, ठीक है। आपका वॉल्यूम नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना किसी और कंपनी, चाहे नासा हो या चाहे कोई भी हो, ठीक है। वो अलग प्राइवेट प्लेयर्स के साथ काम करते हैं, उनको पर्टिकुलर चीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे।
इंजन किसने बनाना है, उसकी मतलब बाकी जो पार्ट्स हैं किसने, तो गोदरेज एरोस्पेस है उसका ये काम, वो गोदरेज एरोस्पेस और लार्सन एंड टुब्रो वो लोग इसमें हैं, और भी बहुत छोटी मोटी कंपनियां भी बहुत होंगी, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाले, कोई पर्टिकुलर सर्किट है, कोई सेंसर है, कोई पर्टिकुलर उसका छोटा पार्ट है, ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा वो है, जिसको पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्ट ना हो वो इसको भी एक्सप्लोर कर सकता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अगर किसी ने नाम नहीं सुना होगा, कई प्रोडक्ट आते हैं एसएपी करके, ज्यादातर कंपनियां एसएपी के बिना चल नहीं सकती, ठीक है। इसके बारे में आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी होगी, अगर किसी को जानते हैं, कोई आपका जानकार किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नेस्ले हो गई कोई में काम करता हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ईआरपी आपके किस सॉफ्टवेयर से मैनेज होता है। किसी भी एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए उनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना संभव नहीं। एक हॉस्पिटल के अंदर भी ईआरपी आपको चाहिए, इतने पेशेंट आ रहे हैं, उनकी बिलिंग करनी है, दुनिया भर का काम, ठीक है। तो ईआरपी का बहुत बड़ा रोल है, करें या ना करें एक्सप्लोर तो जरूर करें कि ईआरपी का क्या स्कोप है, भारत में इसकी कितनी आवश्यकता है। आज भी भारत में ईआरपी इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है, उसका रीजन है कॉस्ट प्रोहिबिशन, काफी महंगा पड़ता है ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करना। वेंडर और प्लांट ऑपरेशन, तो ये वेंडर मैनेजमेंट अपने आप में काफी काम है, क्योंकि हर कंपनी में ये जेनरिक काम है, ठीक है। वेंडर मैनेजमेंट, सपोर्ट मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट होता है, ठीक है। ये दूसरा ट्रैक था। और तीसरा ट्रैक होता है फाइनेंस और सपोर्ट इकोसिस्टम का, जिसमें बैंक्स आ गए, आपके फिनटेक कंपनियां आ गई, इंश्योरेंस कंपनियां आ गई, कंप्लायंस कंपनियां आ गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ये सब चीजें जो कि मैन्युफैक्चरर भले ही नहीं कर रहा है, लेकिन इन कंपनियों को एनेबल कर रहे हैं। ये कंपनियां इसके बिना चल भी नहीं सकती। तो ये तीसरा ट्रैक है। अब जरूरी नहीं है, ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है यार ये हमारा फील्ड नहीं है, लेकिन यदि मैन्युफैक्चरिंग में स्कोप दिखता है तो हम ढूंढ सकते हैं कि हमारा ये फील्ड नहीं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हर कोई आदमी टेक्निकली काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए ठीक भी है, लेकिन अपना रास्ता ढूंढने के लिए जब हम सोचेंगे कि हमें इस दिशा में जाना है, ठीक है, ढूंढने से कहते हैं भगवान में मिलते हैं। मतलब किसने ये बात सुनी है? विश्वास है इस बात पे कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं? नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। ढूंढने से लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाती है, भगवान भी मिल ही जाते हैं मेरे हिसाब से। तो ढूंढना भी उसी तरीके से पड़ता है ना। तो मैं कितना टाइम हो गया? 15 मिनट बचे, ठीक है, कोई बात नहीं, लार्जली मैं कवर कर चुका हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को बताऊं कि क्या करना है, लेकिन यदि आपको इतना भी समझ में आ गया कि ढूंढना कैसे, दैट इज गुड एनफ। आज के लिए इतना काफी है। ये समझ में आ जाए कि क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा बहुत जरूरी है। जानने की इच्छा है तो माध्यम आपके हाथ में ही है, फोन है, बहुत चीजें हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कई तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इच्छा बड़ी जरूरी है। पहली बात इच्छा, और दूसरा कॉन्फिडेंस कि मैं जान सकता हूं, मैं ढूंढ सकता हूं। अगर ये मान के चल लिया कि भाई बस जो हो रहा है चल रहा है, चलने दो, तो क्या 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 होता है भाई, वो गो विद द फ्लो। हाँ, ठीक है। अब आज के युवा पीढ़ी को इस प्रकार के आइडिया भी होते हैं, गो विद द फ्लो, कि भाई जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो लेकिन अभी थोड़ा समय होता तो और बताता, लेकिन अभी तो समय थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, ठीक है। खैर वैसे ही पूछा, ओपन एआई का नाम सबने सुना है ना? आंद्रेस कारपाथी का नाम सुना किसी ने? फाउंडर ओपन एआई, ठीक है। अब नहीं है, अब तो मतलब फाउंडर तो अभी भी है, लेकिन अब वो अपना अलग ही काम कर रहे हैं। टेस्ला का नाम सुना होगा? टेस्ला में डायरेक्टर ऑफ एआई थे। तो कुछ दिनों पहले अपना उन्होंने विचार लिखे थे कि सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन में व्यक्ति की एजेंसी। इंटेलिजेंस से भी ज्यादा, मतलब बुद्धिमत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है एजेंसी। अब आप ये जाके चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि एजेंसी क्या है। एजेंसी, आपने शब्द बहुत सुना होगा, एजेंसी आ गई कोई, लेकिन एजेंसी का अर्थ एक मनुष्य का ट्रेट है कि ये मानना कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में, मैं चाहूं तो अपना भविष्य बना सकता हूं, मैं ढूंढ सकता हूं, मैं कर सकता हूं। वो जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस एक होता है कि कोई चीज करके आना, बट एक बिलीफ होता है व्यक्ति का कि हम चाहें तो अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं, और हम जो डिसाइड करेंगे वैसा मेरा भविष्य होगा। ये इसको एजेंसी कहा जाता है। ये होना बड़ा आवश्यक है। तो क्यूरियोसिटी, तो आज के सेशन के बाद बाकी ये समझ में ये ना आए कि क्या करना है, दैट इज फाइन, उसको वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि क्यूरियोसिटी आना जरूरी है कि मैं ढूंढ सकता हूं, मेरे सब साधन मेरे हाथ में। मतलब देखा जाए तो गोल्डन एज में आप लोग जी रहे हैं, जब इंटरनेट नहीं था, लोगों के लिए ढूंढना ही मुश्किल था, पता ही नहीं होता था क्या करना है। आज आप एक गांव में बैठ के भी चाहें तो सारे बैरियर दिमाग में हैं,
जो चाह रहा है वो ढूंढ सकता है, जो नहीं चाह रहा है वो नहीं ढूंढ सकता। जिसको लग रहा है मैं नहीं ढूंढ सकता, नहीं ढूंढ पाएगा, और जिसको लग रहा है मैं ढूंढ सकता हूँ ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके हाथ में ही सब कुछ है, ढूंढना है ना। तो इतना सा ही आपने अपना मतलब स्वभाव में या अपने जीवन के आउटलुक में बदलाव करना है। अब मैं आ जाता हूँ, ये जो अपॉर्चुनिटीज हमने 3 डिस्कस करी हैं, 3 के अलावा हो सकती हैं, वो आप ढूंढ सकते हैं खुद। स्टडी स्किल्स और रियल वर्क, 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। काफी एक क्रिटिक कई बार एजुकेशन का होता है कि काफी थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ते हैं ज्यादा, ठीक है, और ये डिफरेंस जो है इंडस्ट्री तक जब आप पहुंचते हैं तो इंडस्ट्री में दिखता है, क्योंकि इंडस्ट्री को अब आपकी थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री को तो काम चाहिए। तो इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर। आप लोग खुद ही अगर काम किसी को रखेंगे अपने यहाँ काम के लिए, तो आप भी चाहेंगे कि इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ हो, कुछ आए, कुछ करके दिखाए, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, या तो आपका खुद का करिकुलम है तो ठीक है, लेकिन आपको ये लगता है चलो यार ये सेक्टर जो है मेरे को लग रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो मैं क्यों ना इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करूं। उसके क्या तरीके हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बेयरिंग कोर्स मिल रहे हैं, कई बार क्या होता है हमें लगता है ये कोर्स करके क्या फायदा है, लेकिन अब देखिए आप किसी के पास जाएंगे तो थोड़ा बेसिक वेटिंग तो करेगा। मेरे पास 4 लोग आए, चारों एक जैसे दिख रहे हैं, चारों सीवी के लेके आए हैं, मैं तो चाहूंगा मेरा एफर्ट कम लगे, तो एक व्यक्ति जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आएगा मैं कहूंगा चल इसी को ले लेते हैं, अनलेस की देयर इज समथिंग एल्स टू शो, तो उसका थोड़ा बहुत फर्क जो है पड़ जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसका दिख रहा है, कोई एक्सपोजर दिख रहा है, कोई प्रूव कर सकता है, मतलब किसी ने काम ही करके दिखाया। अब सपोज मैं कहता हूं कि मैं वेबसाइट बनाता हूं, मैं गया किसी से, मैंने कहा मैं वेबसाइट बनाता हूं, तो उसको क्या पता मैं क्या बनाता हूं क्या नहीं बनाता हूं, मैं कुछ उसको दिखा रहा हूं कि ये मैंने बनाया है। मैं कहूं किसी से जाके मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूं, तो मैं बता तो सकूं ना कि मैंने बनाया है, मैं करके दिखा सकता हूं। उसकी जो महत्व है वो किसी भी सर्टिफिकेट से भी ज्यादा है उस टाइम पे। तो रियल एक्सपोजर गेन कर पाना, और यदि उसमें कुछ वैलिडेशन हो, एक रास्ता ये है। इस समय पे अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप्स पे गवर्नमेंट का भी काफी जोर है, कई स्कीम्स हैं। NAPS अगर कोई जानता होगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, गवर्नमेंट काफी अप्रेंटिसशिप निकाल भी रही है। अब कितना आपके लिए संभव है ये तो ढूंढने का विषय है, वो आप अपने कॉन्टेक्स्ट में ढूंढ सकते हैं, लेकिन गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो एजुकेशन है अभी एट दिस पॉइंट तो काफी डिस्कनेक्ट है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और हम जो पढ़ रहे हैं, और वो डिस्कनेक्ट खत्म होना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी बदल रही है और एकेडमी इतनी जल्दी बदल नहीं सकता। अभी हर साल आपका सिलेबस चेंज करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक बार डिसीजन भी होगा कि कुछ बदलाव लाना है तो उसमें भी अपना ही एक टाइम लगेगा, जब तक वो पूरा होगा तब तक कुछ और नया आ जाएगा। तो ये जो चेंजेस है, ये इसके लिए आपको अपने आप पे आपको आत्मनिर्भर बनना बड़ा जरूरी है इस चीज के लिए, कि क्या करना है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको ट्रैक करके 1-2 साल पे फोरसाइट रख के खुद ही उन चेंजेस के लिए अडेप्ट करते रहना। तो अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप काफी अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने का। अब एग्जैक्टली कैसे लेना है, क्या लेना है, एक बार आप ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको रास्ते पे मिलने लग जाएंगे। जैसे मैं अभी अप्रेंटिसशिप की बात कर रहा था, गवर्नमेंट का अपने आप पुश है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का पुश है, इतना ही ना सोचे केवल, मतलब गवर्नमेंट का पुश है, ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि अप्रेंटिसशिप करिए आप। अभी हाल ही में ये कुछ क्या NCRF नेशनल क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क आया था बीच में। ABC आपका अकाउंट होगा सबका, ABC अकाउंट है ना सबके पास, नहीं है, abc.gov.in, तो उसमें शायद कुछ क्रेडिट भी आप जो है कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि आपको कुछ क्रेडिट शायद अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप के भी मिलने लगे। और यदि उस प्रकार के क्रेडिट मिल रहे हैं तो आप एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर से भी अपना एजुकेशन के क्रेडिट ले सकते हैं। नहीं भी अगर मिल रहे हैं तो वो भी वैल्यूएबल है। समय तो होता होगा सबके पास कि समय नहीं होता है, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जिंदगी में समय नहीं है। आज नहीं हो तो भाई जीवन में कभी नहीं होगा, ठीक है, अगर आज समय नहीं है तो जीवन में कभी भी समय होना बड़ा मुश्किल है। तो इसके बाद तो भाई एक बार आपने काम करना शुरू किया तो मतलब फिर समय थोड़ा कम हो ही जाता है। इसलिए अगर समय नहीं है ऐसा कोई कह रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को रिएवैल्यूएट करें कि मेरा समय ज्यादा कहाँ है, ठीक है। कहाँ था मैं, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करें, हैंड्स ऑन स्किल, मतलब कोई प्रूफ ऑफ वर्क अपने पास होना जो है यूजफुल है, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब क्या, जैसे कि मैंने कहा कोई भी मैं काम करता हूं तो मैं कुछ दिखा पाऊं रियल, जिससे जो सामने वाला जो इवैल्यूएटर है मेरे को इवैल्यूएट कर पाए कि हाँ ये जो चीज है ये इसने करी है। केवल एक उसका मतलब कोई सर्टिफिकेशन के बियॉन्ड भी अगर मेरे पास कोई रियल एक्सपोजर है तो काफी वैल्यूएबल है आज के टाइम पे।
यहाँ से मैंने बात शुरू करी थी, ठीक है, यहाँ पे खत्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कटिंग सुपर पावर कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड एआई। कंपनीज के बारे में जब हम सोचते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में, हमें कई बार हमें बहुत लिमिटेड हम उसके बारे में सोचते हैं। कोई भी काम है जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व है, वहाँ पे कोलैबोरेशन का बहुत रोल है। आप किसी ऑफिस में गए, एक तो आपका अपना जो स्किल है वो है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एचआर हूँ, क्या काम होगा मेरा, दिन में क्या करता हूँ मैं अगर एचआर हूँ तो क्या करता हूँ, कौन बता सकता है? क्या नाम था इसका, सत्यम था, शिवम, सत्यम शिवम, अरे ठीक है। तो शिवम आप बताइए क्या करता होगा दिन भर? हाँ हाँ, तो भाई बाकी कुछ नहीं तो लोगों से इंटरेक्ट जरूर करता हूँ, है ना। कैंडिडेट से, मान लीजिए मैं रिक्रूटर हूँ, कैंडिडेट को फोन करना है, कैंडिडेट को ईमेल करना है, कैंडिडेट से बात करनी है, कैंडिडेट आ गया तब उससे बात करनी है, फिर मेरे को कंपनी के अंदर लोगों से बात करनी है, उसका इंटरव्यू शेड्यूल करना है, इंटरव्यू शेड्यूल करके उसका फीडबैक लेना है। तो काफी कम्युनिकेशन का काम है। अगर मैं वेंडर मैनेजमेंट करता हूँ, सप्लाई चेन में हूँ, वेंडर मैनेज करता हूँ, वेंडर से बात करनी है, ऑर्डर कहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा, मेल करना है, उसको ट्रैक करना है। और कोई भी रोल आप देख लो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, बिना कोलैबोरेशन के काम हो नहीं सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी से दिन भर बात नहीं करता होगा। बात मतलब डायरेक्टली फोन पे बात हो रही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है वो बात जो उनकी होती है ईमेल में होती हो, चैट में होती हो। MS टीम्स किसी ने यूज किया है? टीम्स सुना होगा। टीम्स ज्यादातर कंपनियों में या तो टीम्स या स्लैक या इस प्रकार का कोई कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म होता है। ईमेल तो सबने यूज किया है, ईमेल में कोलैबोरेशन होता है, चैट में कोलैबोरेशन होता है। अब आप कहेंगे चैट तो सर हम यूज करते हैं, लेकिन चैट यूज करना फॉर कैजुअल कम्युनिकेशन वर्सेस चैट यूज करना फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन इज नॉट सेम। दोनों अलग अलग स्किल हैं। जो बात आप नॉर्मल अपने व्हाट्सएप के चैट में लिख सकते हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप एक फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते कंपनी के अंदर। अब मैं अपने सीनियर से तो ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा, या कोई टीम है मेरी, या मैं खुद लीड हूं अपनी टीम का, मैं उनसे भी उस तरीके से बात नहीं कर सकता। तो कोलैबोरेशन जो है, लोगों से बात कर पाना, ये किसी भी इंडस्ट्री में आप जाए, जो अपने 3 अभी वर्टिकल डिस्कस किए थे, चाहे लॉजिस्टिक्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, चाहे टेक्निकल काम हो गया, ठीक है। आप अगर टेक्निकल भी हैं तो अगर आप लोगों को लीड करते हैं तो यू हैव टू टॉक टू देम। पब्लिक स्पीकिंग का मैंने आपसे पूछा था कितने लोग कर पाते हैं। अगर आप अपनी टीम से बात करके उनको कोई चीज समझा नहीं पा रहे तो कितना बड़ा लिमिटेशन, कैसे आप टीम को लीड करेंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन वर्बल और स्पोकन दोनों, मतलब वर्बल, रिटर्न, स्पोकन सब। अब ये बनेगा कैसे? पहले ही मैंने कहा था कि लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है और बोलने के लिए सुनना जरूरी है, ठीक है। सुनते टाइम विजुअल के बिना सुने तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारा विजुअल पे फोकस नहीं रहता है, सुनने पे फोकस ज्यादा रहता है। अभी क्या होता है, हम काफी पिक्चर जो है विजुअल से बनाते हैं, हम समझते हैं विजुअल से। तो अब कैसे सीखें? बहुत तरीके हैं। अभी बुक्स आती हैं, ऑडिबल बुक्स आती हैं, ऑडिबल बुक सुन सकते हैं, है ना, या चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, हो सकता है ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग से आपकी राइटिंग इंपॉर्टेंट जो इंप्रूव होगी, रीडिंग से कंप्रिहेंशन इंप्रूव होगा, दूसरे की बात को समझ पाना, जल्दी समझ पाना। मुझे अगर प्रोडक्टिव होना है कंपनी के अंदर तो मुझे कितना जल्दी मैं पढ़ सकता हूं, कितना जल्दी मैं समझ सकता हूं, कितना जल्दी उसका आंसर फ्रेम कर सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइटिंग, स्पीकिंग। तीसरा आ गया, अभी मैंने जैसे आपसे पूछा था चैट जीपीटी कितने लोग यूज करते हैं? सभी लोग यूज करते हैं। कहीं ये आपके लिए एक आपका डिपेंडेंस इस पे कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है? ऐसा हो सकता है कि आप इस पे डिपेंड करने लग जाएं इतना कि आपकी राइटिंग स्किल नहीं बढ़ रही है। आपसे अगर खुद कहा जाए लिखने के लिए तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। मैं मान लीजिए आपको एक लेटर लिखना है, कितने लोग ऐसे हैं जो सीधे चैट जीपीटी यूज करेंगे अभी, या खुद लिखेंगे, या कितने कहेंगे छोड़ चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूं? कितने ऐसे लोग? कोई है जो, अब तो कहना मुश्किल भी है, खैर जो भी है, लेकिन मेरा असम्पशन ये है कि ज्यादातर लोग जो है चैट जीपीटी का प्रयोग ज्यादा करेंगे। कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज टू बी एबल टू इवैल्यूएट द कंटेंट। अगर आपके पास आइडियाज खुद के नहीं हैं, अगर आप खुद लिख नहीं सकते अच्छा, तो चैट जीपीटी से लिख के भी क्या आ रहा है उसको इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे।
इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे तो रिफाइन भी नहीं कर पाएंगे, उसको फीडबैक नहीं दे पाएंगे। तो एआई एज ए हेल्पर इज वेरी गुड। यदि आप उसको हेल्पर, यदि मेरे दिमाग में पता है कि क्या बनाना है और मैं तब एआई का यूज कर रहा हूं, चैट जीपीटी यूज कर रहा हूं या कोई भी टूल यूज कर रहा हूं, तो मैं उसको बता के वहां तक ले जा सकता हूं। मेरे उसने कोई आउटपुट दिया, मैंने उसको फीडबैक दिया कि यार इसमें तो ये थोड़ा टोन ही इसका गड़बड़ है, ठीक है। अब एक बार ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मैं मतलब ऑफिस में किसी ने मेरे को एक मैसेज भेजा। अब मैसेज की जो टोन थी काफी रूड थी, लेकिन जिसने लिखा वो चैट जीपीटी से लिखा था। अब मैं तो उस व्यक्ति को जानता था पर्सनली, तो मैं समझ गया कि भाई ये इसने तो लिखा नहीं है। तो मैंने उसको पूछा चैट जीपीटी से लिखा है क्या? तो उसने बोला, मैं कहा इसकी टोन जो है ना रूड है। अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं गलत समझ लेता कि ये व्यक्ति मुझसे थोड़ा इंसल्टिंग वे में बात कर रहा है। तो वहां पे तो उसको कंसेशन मिल गया, क्योंकि मैं व्यक्ति को जानता था कि यार ये व्यक्ति इस प्रकार से बात नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सामने वाले ने आपका चेहरा कभी देखा नहीं है, तो आपको वो कंसेशन मिलेगा नहीं। हो सकता है आप उसके लिए खाली एक ईमेल आईडी या नाम। तो इसीलिए हाउ टू बेटर यूज एआई इन एनीथिंग दैट यू डू, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे कम्युनिकेशन है, किसी भी चीज के लिए, उसमें यह समझना आवश्यक है कि विदाउट हैविंग स्ट्रांग कंप्रीहेंशन स्किल्स, और ज्यादातर भाषाओं में, कम से कम इंग्लिश और हिंदी में जो मेजर भाषाएं भारत में प्रयोग में आ रही है, उनमें तो होना ही चाहिए स्ट्रांग कंप्रीहेंशन स्किल्स। जल्दी पढ़ पाना, जल्दी समझ पाना, अपने को आर्टिकुलेट कर पाना, बोलने में भी और लिखने में भी। और कुछ करे ना करे, रीडिंग की हैबिट जरूर बनाए, ठीक है। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था आत्मनिर्भर भारत से, पहली चीज क्या है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। यदि भारत ये ट्राई करता है, यहां तक पहुंचता है, सबसे पहले इसका बेनिफिशियरी आप ही लोग, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बनेगी जो लोग वर्कफोर्स से बाहर जा रहे हैं। अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो वर्कफोर्स से धीरे धीरे कभी ना कभी तो बाहर चले जाएंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो वर्कफोर्स में अब जाने वाले हैं। तो पहले बेनिफिशियरी तो वो है। बेनिफिशियरी आप हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ही है। और इस पे सक्सेसफुल होने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग, जैसे मैंने बताया था, वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से दुनिया बदल रही है। तो कितना तेज गति से आप बदलेंगे मतलब अगर आप कंटिन्यूस लर्निंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी रीडिंग स्पीड कम है तो आप वैसे ही पीछे हैं। तो पहला काम रीडिंग स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। वर्क एथिक्स और ट्रस्ट। वर्क एथिक्स, अभी क्या होता है कि हमारे जो वर्क, अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो वर्क एथिक्स तक आप पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन कोलैबोरेटिवली काम करने के लिए एथिक्स और ट्रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो आप पढ़ सकते हैं वो, और जब कुछ कर लें, कुछ करें तो लोकल इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करें, ये मेन है। और एक छोटा सा एक्शन प्लान है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। प्रैक्टिकल, मैंने जैसे कहा था, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। कहानियां जिसने बचपन में नहीं पढ़ी है, कहानियां जरूर पढ़े। मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आइंस्टीन की बात पढ़े। आइंस्टीन ने भी यही कहा था, बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना है तो कहानियां पढ़ाओ, ज्यादा इंटेलिजेंट बनाना है तो और ज्यादा कहानियां पढ़ाओ, ठीक है। अभी भी समय निकला नहीं है, अभी भी पढ़ के लोग जो है, कहानियां थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है लेकिन विजुअल नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट बेस्ड या ऑडिबल या टेक्स्ट। विजुअल है तो विजुअल इनपुट आपको मिल रहा है, उसके बिना कहानियां पढ़ो, ठीक है। टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड भी कुछ पढ़ो, टेक्स्ट बुक भी पढ़ते रहना, मतलब साथ में। प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे आप गेन करें, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती हैं उसमें एक्टिवली, प्रोएक्टिवली काम करके उनको ट्राई करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो आई थिंक आई एम डन। मेन तो ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब हम ये सब शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है इसमें हमारे लिए क्या है। आत्मनिर्भर भारत जो आपने अभी तक सुना था, ये आप ही के लिए है, आप ही की अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब ये एक्सप्लोर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई ले या ना ले, दैट्स अ सेपरेट इशू, कम से कम अपॉर्चुनिटी तो लेना जरूरी है, ठीक है। लास्ट आई थिंक आई एम डन, थैंक्स। बेटा किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ जानना है तो जरा प्लीज। तो जैसे आप सभी ने सेमिनार अटेंड किया, और अगर किसी को मतलब वैसे तो सभी चाहेंगे कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट लें, आजकल उसकी वैल्यू सभी को पता है, तो हम लोग सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। आप लोग एक QR कोड स्कैन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करिए, उसमें नेम और ईमेल फिल करना और सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करिए, हम लोग उसको अप्रूव करेंगे। और ये सर्टिफिकेट आप लोग अपनी प्रोफाइल में शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम पेज पे, कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं।